नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। आज से ठीक 1 महीने पहले राजस्थान में भजन सरकार बनना सुनिश्चित हो गया था। बीजेपी की सरकार को लेकर बहुमत ने ये साबित कर दिया कि अब डबल इंजन की सरकार राजस्थान में काम करेगी। 1 महीने का जो वक्त बीता है, किस तरह के निर्णय लिए गए हैं, किस तरह के फैसले लिए गए हैं, संकल्प पत्र में जो घोषणाएं की गई थी, जिस तरह के वादे किए गए थे, उन वादों को पूरा करने की रफ्तार या फिर पिछले 1 महीने का वक्त, उसमें किए गए काम किस तरह का इशारा करते हैं। क्या उम्मीदों पर इस रफ्तार से खरे उतर पाएंगे? विपक्ष के नाते कांग्रेस के भी कई सवाल हैं, कुछ योजनाओं को लेकर जनता के भी सवाल हैं और सरकार अपनी तरफ से ये कह रही है कि उन्होंने जो रफ्तार अभी पकड़ी है, डबल इंजन की ये रफ्तार डबल रफ्तार से आगे बढ़ेगी और विकास की राह पर राजस्थान को लेकर जाएगी। बहरहाल जो भी 1 महीने का कार्यकाल है उसको लेकर एक छोटी-सी समीक्षा करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, उन सभी से आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दाधीच जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर लक्ष्मीकांत पारीक जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। राजेश कटारा जी हमारे साथ कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर जुड़ेंगे। उमेश जी, सबसे पहले पत्रकार के तौर पर समीक्षा अगर की जाए पिछले 1 महीने के कार्यकाल की और इसी की तुलना हम शुरू के 1 महीने का कार्यकाल पिछली गहलोत सरकार का हम देखते हैं। आपको ये तुलनात्मक अध्ययन कहां तक लेकर जाता है? जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी नया नया मामला है, नई नई सरकार बनी है, इसलिए अभी समीक्षा करने की बात आएगी 6 महीने बाद। अभी हमें कह सकते हैं कि सरकार है, कांग्रेस के समय की जो नौकरशाही थी उसको बदलने का समय है। मुख्य सचिव इन्होंने नया बढ़ा दिया, डीजीपी नया बढ़ा दिया। मिला के जब तक नौकरशाही आपकी मजबूत नहीं होगी, नौकरशाही में बदलाव नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, किसी भी मुख्यमंत्री को सफल होने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि नौकरशाही में आमूलचूल बदलाव है। तो भजनलाल इसको कर रहे हैं। साथ साथ में देखिए, इन्होंने चुनाव में एक वादा किया था कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर देगा, तो वो भी इन्होंने अभियान शुरू किया है। तो कुल मिला के कह सकता हूँ कि नया नया जो इनका काम है बहुत अच्छा है, प्रशंसनीय है। अभी इतनी जल्दी मीन मेट निकालने का समय नहीं है। इतनी जल्दी हम ये कह रहे कि नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर रहे, तो मैं कहूंगा कि जल्दबाजी में बात कहने वाली बातें होगी। जल्दबाजी में कोई बात नहीं कहनी चाहिए। अभी समय है, अभी इनको कुछ करने का मौका मिले। 6 महीने बाद, 7 महीने बाद जब होगा तब हम इसकी समीक्षा करेंगे। अभी तो ये कह सकते हैं कि ठीक है, जो कर रहे हैं उसमें सहयोग होना चाहिए, कांग्रेस को भी इसमें सहयोग देना चाहिए, कांग्रेस को भी देखना चाहिए ये ठीक है। और जो इनके समय की व्यवस्था थी, बदलाव आएगा कि हम देखिए नया घर लेते हैं ना, तो उसमें व्यवस्था थी, कहाँ कील लगानी है, कहाँ हमको सोफा लगाना है, कहाँ हमको व्यवस्था करनी है, हर प्रकार की व्यवस्था की मैनेजमेंट होता है। तो अभी इनका सरकार चलाने का मैनेजमेंट है। इस मैनेजमेंट में हमको अभी ये सोचे कि अभी 1 महीना हो गया, कुछ नहीं किया। 1 महीने, 1 महीना की बातें बातों में निकलता है। यानी अभी जो व्यवस्था है उनको बदलाव का समय है। अभी किसानों में बहुत चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। मैं कह सकता हूँ कि इस बात की समीक्षा यदि 6 महीने बाद हो तो लगेगा कि हम कोई निर्णायक स्थिति में पहुंचेंगे। आज कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी की बात है। अभी ये कह दें कि देखिए, जब कोई भी नया व्यक्ति बनता है ना, तो उसको चिंतन भी करना पड़ता है, मनन भी करना पड़ता है, मंथन भी करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ शायद भजनलाल जी अभी चिंतन भी कर रहे हैं, मनन भी कर रहे हैं, मंथन भी कर रहे हैं। इसके बाद जो मक्खन निकलेगा उसकी उम्मीद हमको उम्मीद लगानी चाहिए। किस प्रकार का नवनीत निकलेगा उसको हम इंतजार कर रहे हैं, उसके समय आने पर उसकी समीक्षा की जाएगी। मेरा बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जो पहला गियर लगता है वो गियर अगर कहीं अटकने लगता है तो पता चलता है कि चौथे गियर में गाड़ी जब चलेगी तो किस रफ्तार से होगी। तो पहले गियर से ही अंदाजा लग जाता है ड्राइवर का कि उनका गाड़ी चलाने का अनुभव कैसा है और किस तरह से वो रफ्तार पकड़ेगी। बहरहाल हमारे साथ कटारा जी भी जुड़ गए हैं। राजेश जी, 1 महीने के कार्यकाल की एक छोटी सी समीक्षा है, ये शुरुआती दौर है, ये बात सही भी है। अगले 6 महीने में ये पता चल पाएगा कि आखिर किस तरह से काम करने का तरीका है। लेकिन शुरुआत के जो 1 महीने की बात करें, सबसे बड़ा ये डर लग रहा था कि योजनाओं का क्या होगा, आती तुरंत योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा। सिलेंडर को लेकर बातें तो कही गई हैं, लेकिन सिलेंडर दे नहीं पाएंगे। लेकिन वो भी काम शुरू हो गया। 1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर मिलना शुरू हो गया और जिस तरह के दौरे उनके लगातार हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, उन्होंने लगातार, मतलब आप ये देख लीजिए, सुबह उनका मॉर्निंग वॉक से काम शुरू होता है और देर तक उनकी मीटिंग्स चलती हैं। कानून को लेकर बात करें या फिर प्रशासनिक फेरबदल को लेकर बात करें, ये शुरुआती रफ्तार, आप इसको लेकर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे राजेश जी? देखिए सर, अच्छी बात है किस तरह से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, परंतु ये बात भी जानना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है कि 1 महीना हो गया, 1 महीने में मंत्रिमंडल का विस्तार करने में कितने 15 दिन लग गए।
अब उनके विभागों को बंटवारे में पड़ने लगे। मुख्यमंत्री जी को समझने दो, बाकी के जो अनुभवी लोग हैं उनको तो विभाग दीजिए ना कम से कम। तो उन कैसे संभालेगा बताओ? अकेले क्या मुख्यमंत्री अगर संभाल लेंगे तो फिर ये इतने मंत्रियों की क्या जरूरत है? तो सारा काम प्रधानमंत्री जी जैसे करते हैं। रेल का कभी उद्घाटन होता है तो झंडी प्रधानमंत्री जी दिखाते हैं, कभी सेना की तरफ से बयान देना होता है तो भी प्रधानमंत्री जी देते हैं। तो क्या यहाँ भी ऐसा ही चलने वाला है क्या? तो मंत्री जियों की कोई काम नहीं है मंत्रियों का। कम से कम विभागों को बंटवारा करना चाहिए। मतलब 15 दिन लगाना चाहते हैं क्या आप? बताइए आप। मंत्री करेगा ना काम तो विभाग के अनुसार ही। तो ये काम क्या है, फिर गति से करना चाहिए। अच्छी बात है करा है इन्होंने, सिलेंडर की बात करी, हालांकि सिलेंडर सब लोगों के लिए बोला इन्होंने, सबको दिया जाएगा, पर अभी उज्ज्वला योजना वालों को सिलेंडर दिए जा रहे हैं, सब लोगों को सिलेंडर 450 रुपए में नहीं दिए जा रहे हैं। नहीं, उसके लिए तो कहा भी नहीं। उन्होंने कहा था जो योग्य लोग हैं उन्हीं को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, यही बात कही उन्होंने। सबके लिए तो कहा भी नहीं था। योगी की क्या परिभाषा है? योगी की परिभाषा बीपीएल परिवार हो गए, है ना। योगी की परिभाषा वो लोग हो गए जो कि अति पिछड़े हुए हैं। उनके एक पूरा क्राइटेरिया जो तय किया है उसके हिसाब से उनको सिलेंडर मिल रहा है ना 450 पर। वही वादा था उनका। नहीं, ऐसा कोई वादा नहीं था। ऐसा कहाँ वादा था कि सिर्फ उन्हीं को, उज्ज्वला योजना वालों को दिया जाएगा? ऐसा तो कोई वादा नहीं था। उन्होंने तो कहा 450 में सिलेंडर दिया जाएगा। सब जगह होर्डिंग इसी बात पे लगे। आप बताइए। मैं लौटूंगा सर आपके पास। जी, लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपने सुना कांग्रेस की टिप्पणी। उनका कहना है कि ठीक है काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक जो बड़ा सवाल मंत्रिमंडल को लेकर है, ये बात सही है। पहले ही जो मंत्रियों के नाम डिसाइड, कैबिनेट को लेकर जो नामों की बात थी वो काफी देर लगी उसमें, और उसके बाद अब पोर्टफोलियो को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है। और ये बात सही भी है, जब तक पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा, जिनको आपने मंत्री बना दिया, राज्य मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, या किसी भी तरह से उनको स्वतंत्र प्रभार दिया, कोई भी जिम्मेदारी दी, जब तक उनको विभाग ही पता नहीं चलेगा, तब तक तो आप ये समझ के चलिए कि वो कुर्सी उनको दे दी गई, बस बैठना है, कलम नहीं चला सकते और किसी तरह के कोई फैसले नहीं ले सकते। देखिए, सबसे पहले तो आपने आज का डिबेट का विषय से भटक नहीं। शायद आज का डिबेट के विषय आपने रखा 1 महीने की समीक्षा। वैसे समीक्षा का समय नहीं था, समीक्षा बातचीत भी नहीं थी। 1 महीना यदि आपने अभी स्वतंत्र पत्रकार जी के नाते आपसे पूछा था कि पिछले कार्यकाल, कांग्रेस कार्यकाल, वर्तमान कार्यकाल की समीक्षा यदि आप 1 महीने करें तो क्या रहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभालने के बाद से दूसरे माननीय भजन लाल जी ने काम शुरू किया और तेजी के साथ काम शुरू किया। जिस प्रकार से अपराधों पर लगाम लगाने का काम शुरू किया, मैं समझता हूं धरपकड़ कर बदमाशों को बंद करने का काम सरकार ने किया, बड़े तेजी के साथ किया। हमारी कार्ययोजना 100 दिन की थी, लेकिन 1 महीने में उनको अस्थि जहां पहनने का काम हमने किया है, और अपराधियों पर बेलगाम जो पिछले 5 वर्षों अपराधी हो चुके उनको धरपकड़ कर बंद करने का काम सरकार ने किया। पहला काम। उज्ज्वला के माध्यम से हमने कभी भी नहीं कहा कि हम समस्त हिंदुस्तान की, समस्त या राजस्थान के समस्त प्रदेश की जनता को सिलेंडर मुफ्त दे देंगे। हमने कहा गरीबों को हम 450 में सिलेंडर देंगे, उसमें उज्ज्वला के लोग और बीपीएल के लोग शामिल होते हैं, उनको देना शुरू कर दिया। हमने यहाँ ये भी कहा कि हम राजस्थान के किसानों को ठगा सा महसूस नहीं करने दिए। पिछली बार किसान ठगा सा महसूस किया, कहीं भी कांग्रेस ने चिन्हित नहीं किया था किस किसान का कौन सा कर्जा माफ होगा। उन्होंने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 बोलते संपूर्ण कर्ज माफ। लेकिन राजस्थान में किसानों की जमीन को नीलामी करनी पड़ी, इससे ज्यादा ये बात को हो नहीं सकती थी। उन किसानों को मुआवजा के लिए हमने बात कही है। तो हम अपने जो हमने कहा उसको सत्य में खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। अस्पतालों में औचक निरीक्षण मांग रहे। कांग्रेस को बड़ी चिंता थी कि चिरंजीवी बंद हो रहा है, इलाज होगा कि नहीं होगा। आज अस्पतालों में इलाज हो रहा है, और अस्पतालों को औचक निरीक्षण सीएम के स्तर पर किया जाना महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ जिस प्रकार का काम माननीय भजन लाल जी पिछले 1 महीने में किया है, पिछले 5 वर्षों के किसी भी 1 दिन के कार्यकाल को निकाल कर देख ले तो गहलोत जी ने किया। अब पिछले साल की समीक्षा कर देता हूँ आपके सामने। पिछले 5 वर्षों तक सरकार होटलों में सोती रही, विधायक कैद रहे या मनोरंजन करते रहे। सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी टायर बुझाने में व्यस्त थे, तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी सड़कों पर टायर जलवाने में व्यस्त थे। मुख्यमंत्री कौन होगा इसका एक मुगली संघर्ष था। मुख्यमंत्री बनने के बाद संघर्ष जारी था, और 1 महीने तक जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। 4.5 वर्षों तक जब विधायक की कैद थे तो निश्चित मान के चलिए कि जनता तो अपने ठगा से महसूस कर रही थी। अब आप समीक्षा इसी कर नहीं सकते। एक तरफ समीक्षा को 100 में 100 नंबर 1 दिन 1 महीने में दिया सकते हैं, दूसरी तरफ आप ही तय करें कि उस सरकार को जिसमें टायर जल रहे थे मुख्यमंत्री पद के संघर्ष के लिए, और बड़ा खौफ चल रहा था कि मैं प्रदेश अध्यक्ष था और मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, और ये कुछ नहीं थे और मुख्यमंत्री बन गए, और वहां निकम्मा और नालायक कहते हैं काम शुरू हो चुका था। वहां पर एक सरकार थी। तो सरकार गठन के बाद जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद दिया, बड़े भारतीय जनता पार्टी बड़े कद्दावर नेताओं ने माननीय भजन लाल जी को आशीर्वाद दिया, तो एक सरकार यह थी, एक सरकार वह थी।
जहां पर पूर्व उप मुख्यमंत्री को हटाना तक पड़ा और निकम्मा और नकारा भी कहना पड़ा। तो मैं समझता हूँ सरकार का फर्क तो देखने को पहले महीने ही मिल जाता है। बड़ी उपलब्धियों के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ऐसा क्या गठन करने का काम किया हो तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। पेपर लीक को हम रोक कर रहेंगे, युवाओं के भविष्य को खिलवाड़ नहीं होने। मुख्यमंत्री जी का वादा था, वह वादा हम पूरा करें। देखिए इस देश लक्ष्मीकांत जी, ये भी ऐतिहासिक काम हुआ है, पहली बार इतना वक्त लगा है कैबिनेट के बाद पोर्टफोलियो के बंटवारे में। देखिए बड़े धैर्य के साथ राजस्थानी जनता ने पिछले 5 वर्षों के कुशासन को झेला है। महिलाओं पर अत्याचार लगातार पिछले 5 वर्षों में मिले। राजस्थान की जनता के धैर्य की परीक्षा हमने नहीं ली। कांग्रेस ने जिस प्रकार धैर्य की परीक्षा ली और कानून व्यवस्था की स्थिति को वेंटिलेटर में ले जाकर खड़ा कर दिया। तो अच्छा होने के लिए कुछ अच्छा निकलने वाला है। अभी मेरे स्वतंत्र पत्रकार के नाते कह रहे थे कि नवनीत का मंथन चल रहा है, अच्छा नवनीत निकलेगा। जिस प्रकार से एक शानदार और जानदार मंत्रिमंडल बनाए, मान के चलिए पोर्टफोलियो के बाद भी एक शानदार तरीके से काम शुरू होगा। इंतजार तो कीजिए, कुछ क्षणों का तो इंतजार है। पोर्टफोलियो बांट देने के पश्चात जूतम पैजार जिस पिछली सरकार देखने को मिली थी, वह हमारे यहाँ मिलने वाली नहीं है। पोर्टफोलियो मिलने के बाद और अभी से काम शुरू हो गया, काम हमारी सरकार कर रही है। जी उमेंद्र जी, ईआरसीपी का वादा 13 जिलों का बहुत एक बड़ा मुद्दा ये भी मैं कहने वाला था आपके अगले विषय पर। ईआरसीपी का मुद्दा था, हमने उसका सफलतापूर्वक 1 महीने के अंदर काम करने का प्रयास किया है। जी चलिए उमेंद्र जी, ईआरसीपी को लेकर मैं आपसे सवाल कर रहा था। जो जिस तरह के हालात थे, अचानक से जैसे ही सरकार बदली और ये पूरा जो मुद्दा उलझा हुआ था एक तरह से सुलझने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आया। 90-10 का लेकर रेशो, जो पैसों का बंटवारा या जो खर्चे को लेकर जो चीज थी वो भी क्लियर हो गई। और अगर गहलोत सरकार के वक्त की बात करें तो उन्होंने भी काफी तेजी दिखाई थी। क्या लगता है उस वक्त जो हालात थे, क्या ऐसा था कि सामंजस्य नहीं बैठ पाया? क्योंकि कांग्रेस का भी ये कहना है कि जैसे ही सरकार बदली सामंजस्य बैठ गया, चीजें वो की वही हैं। हम भी तो यही प्रोजेक्ट लेकर और यही प्लान लेकर केंद्र सरकार के पास जा रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार हमें किसी तरह की कोई तवज्जो ही नहीं दे रही थी, हमारे साथ बैठकर बात करने के लिए ही तैयार नहीं थी। उमेंद्र जी सुन पा रहे हैं मुझे? शायद हमारा उमेंद्र जी से संपर्क कट गया। एक बार हम उनको वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे। राजेश जी, आपने सुना अभी लक्ष्मीकांत जी का ये कहना था कि पोर्टफोलियो को लेकर इतना इंतजार, बहुत ज्यादा लंबा इंतजार नहीं होगा। लेकिन अपराधियों को लेकर उन्होंने एक जो बात कही वो बात सही थी कि जो शुरुआत में धरपकड़ जो शुरू की गई थी अपराधियों की, एक इससे माहौल तो बनता है और माहौल बनाना बहुत जरूरी है। अपराधियों में खौफ और आम जन में विश्वास, ये जो कोटेशन है पुलिस का, इसको बनाने के लिए वक्त वक्त पर ये चीजें की जानी बहुत जरूरी थी। कांग्रेस के शासनकाल में संगठित अपराध को लेकर उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी। अपराध पर लेकर जो अंकुश लगाने को लेकर नाकामियां थी, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए। और इसके अलावा महिला अपराधों को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा था। आप चूंकि कांग्रेस के पास विपक्ष की जिम्मेदारी है, क्या लग रहा है आपको कि जो कोशिशें गहलोत सरकार में की गई थी वो कोशिशें उस वक्त काफी थी? अगर ऐसी थी तो अपराधों के आंकड़े को लेकर बार बार जो आंकड़ों को लेकर ब्यूरो की तरफ से जो आंकड़े आते हैं उसमें पहले नंबर पर राजस्थान हमेशा बना रहता था। जी प्रभात जी, आप मुझे कुछ कह रहे थे, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी बीच में। जी हाँ उमेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास उस सवाल के साथ। अभी हमारे साथ राजेश कटारिया जी से मैंने एक सवाल किया था। जी राजेश जी, आपका आवाज नहीं आ रहा, म्यूट आपने किया हुआ, अनम्यूट कीजिए एक बार। आप आपके माइक को अनम्यूट कीजिए। किससे कह रहे हैं? राजेश जी स्क्रीन, हाँ अब बोलिए। जी सर, हाँ देखिए, अपराधों में कोई कमी नहीं आई है। आप रोज अखबार उठा के देखिए, रोज अपराध हो रहे हैं। बल्कि बीजेपी के आईटी सेल के कार्यकर्ता 3 सामूहिक बलात्कार में भी राजस्थान को लेकर बात करेंगे, वो यूपी का राजस्थान में भी आप रोज देख लीजिए। अलवर में एक घटना हुई, एक छात्रा को अगवा किया गया, 3 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। दूसरी घटना दौसा में हुई, उसमें 3 पुलिस वाले पकड़े गए, उन्होंने सामूहिक बलात्कार किया। इस तरह की रोज डेली घटनाएं आ रही है। बताओ कहाँ घटनाओं में कमी आ गई, किस तरह की कमी आई है? और ये जो इन्होंने जो अभी जो अपराधियों के खिलाफ जो चलाया है, कांग्रेस सरकार में कितनी बार चला आपको मालूम होगा। हर 2 महीने में चलता था, कांग्रेस सरकार में भी चला है। वो अपराधियों को बंद किया गया। अपराधियों को बंद करना वो एक अलग तरह का मामला है। बंद करिए, अच्छी बात है, और करना भी पड़ेगा। भाई आपने वादा किया है। और जिस तरह से आप एक विपक्ष में रहकर के एक मुद्दा उठाते थे कि हम बिल्कुल साहब एक जादू की छड़ी घुमा देंगे, तो कुछ नहीं होगा। सारे जादू की छड़ी तो ऐसे अपराधों में तो जादू की छड़ी किसी के पास होती भी नहीं है, पर लेकिन जो शुरुआत रही अपराधियों बात जी, शुरुआत किस चीज की है?
नहीं, अपराधियों को एक तरह से जो भी देखिए जिन पर भी प्रशासन केस आपके चल पास रहे में थे, है, पुराने सारी अपराधी चीजें थे, आपके जो पास पेशेवर में है। अपराधी थे, उन सभी को पकड़ के एक साथ बंद किया। एक माहौल बनाने के लिए कुछ चीजें और कुछ कदम उठाने जरूरी होते हैं। देखिए अच्छी बात है, माहौल बनाया आपने, पर अपराध फिर भी रुके क्या? रोज चेन स्कैनिंग हो रही है, रोज बलात्कार भी हो रहे हैं डेली, रोज महिलाओं के साथ अत्याचार भी हो रहे हैं, दलितों के साथ भी हो रहे हैं। क्या रुका क्या उससे? तो क्या रुकने वाला है? अभी देखिए 2 दिन बाद फिर देखिए अब क्या होगा। बाकी हम तो चाहते हैं, अच्छी बात है, अच्छा प्रशासन चलाएं, अच्छा शासन चलाएं। जनता ने इन पर भरोसा किया है तो करना भी चाहिए इनको। जब थोड़े दिन चलाएंगे जब मालूम चलेगी, पर आज जो इनके हाथ में वो काम नहीं कर पा रही है, तो अपराध की बात तो सेकंड बात की है। मंत्रियों को विभाग तक नहीं बच पा रहे हैं, ये तो इनके हाथ की बात है ना। आप देखिए मंत्रियों को किस तरह से बंटवारा हुआ, मंत्रियों को किस तरह से बनाया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको राजस्थान में कोई सीएम है? आप बताइए, क्या लग रहा है आपको कोई यहाँ के लोगों की, नेताओं की चल रही है? यहाँ के किसी भी का डिप्टी सीएम हो, कोई अपने मन की बात कर रहा है? तो सारे हो रहे हैं। आपका नेता प्रतिपक्ष कब तक बन जाएगा, बता सकते हैं? देखिए आपके नेता प्रतिपक्ष नहीं कर पा रहे, तो हम पर क्या सवाल खड़े कर रहे हैं आप? नेता प्रतिपक्ष कब तक बन जाएगा, जवाब दें। देखिए नेता प्रतिपक्ष बन जाएगा, कब तक बनेगा नेता विधानसभा नेता प्रतिपक्ष की जरूरत पड़ती है विधानसभा के अंदर। विधानसभा आप करने दीजिए, विधानसभा से पहले नेता प्रतिपक्ष बन जाएगा हमारा। देखिए नेता प्रतिपक्ष का इतना बड़ा इशू नहीं है, इस बात का है। जाने के पहले गृह मंत्री कौन है आप बताइए? आपके समय चुनाव से एक महीने पहले के अपराधों की संख्या की बढ़ोतरी और चुनाव के बाद के 1 महीने की संख्या की बात करें अपराधों की, तो आपका रेशियो ना घटकर 50% पे रह गया, 50% में रह गया है। पता है आपको? आप देखिए वो 59 का सब अभी सामने आ जाएगा। आप देखना कितने FIR दर्ज हो रही है, FIR देखेंगे तो आंखों की चक्षु खुल जाएंगे आपके। 100% पता पड़ेगा 50% गिर गया है। मेरे फाजिल आपके लोग बताते नहीं है। आपको गहलोत जी कहाँ रहे, क्यों रहे? जो चीज आपके हाथ में है वो सेवा नहीं करते कर पा रहे हो आप। बताइए आपके हाथ में कोई आपका मंत्रिमंडल का विस्तार देगा, आप ऐसे चल रहे हैं, मुझे लगता है पढ़कर आना चाहिए चैनल आने से पहले, देखना चाहिए चैनल आने से पहले। मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को लेकर अभी विपक्ष को ये बात सही है, ये बात आपसे बिल्कुल। लक्ष्मीकांत जी, मैं आप ही की बात कह रहा हूँ। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अगर नहीं हुआ तो विपक्ष मजबूती से अपनी बातों को किस तरह से, क्योंकि वो विपक्ष का एक नेता होता है, उसकी एक जिम्मेदारी होती है, वो उन सबकी आवाज होता है, विपक्ष की आवाज होता है। अगर उसका अभी चयन नहीं होगा तो किस तरह से वो आगे तैयारी कर पाएगा विपक्ष में अपनी आवाज उठाने के लिए। लक्ष्मीकांत जी, एक पेट्रोल डीजल एक ये बहुत बड़ा मुद्दा था। जब विपक्ष में थी बीजेपी तो ये कहती थी कि सबसे ज्यादा जो वैट है वो राजस्थान में है और उसी की वजह से पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा महंगा है। अगर यहाँ पर उनकी सरकार होती तो पेट्रोल सस्ता होता। अब आपकी सरकार आ चुकी है, डबल इंजन की सरकार आ चुकी है, केंद्र के साथ अगर किसी तरह के सामंजस्य की बात है वो आप तय कर सकते हैं। लेकिन अभी तक पेट्रोल डीजल को लेकर 1 महीना आज हो चुका है, लेकिन किसी तरह का कोई रियायत, क्योंकि पेट्रोल सीधा एक ऐसा विषय है जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। रसोई से लेकर सड़क तक हर चीज में पेट्रोल के जो बढ़े हुए दाम हैं उनका असर देखने को मिलता है। अब डबल इंजन की सरकार बनने के बाद भी वैट को लेकर किसी तरह के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। उल्टा हरदीप पुरी, उनका ये कहना है कि जो भी पेट्रोल डीजल को लेकर, रेट कम करने को लेकर बातें चल रही हैं वो सारी अफवाहें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए सरकार 60 महीने के लिए बनी है, सरकार को बने 1 महीना हुआ है, कुछ काम किए, कुछ काम करने जा रहे हैं। सभी की समीक्षा और सभी काम पूरा चुनावी मैनिफेस्टो एक ही बने पूरा हो जाए संभव नहीं होता। धैर्य रखिए, निश्चित रूप से आप जाके अच्छा होगा। अभी आप ईआरसीपी की बात कर रहे थे, ईआरसीपी मुद्दे को लेकर अभी आप कहते हैं कांग्रेस सरकार ने कहा कि हमें केंद्र ने मौका नहीं दिया, हमारी बात को सुना नहीं। मैं आपके माध्यम से, माननीय कटारिया जी बैठे, एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। पिछले 5 वर्षों में 10 मीटिंग हुई कांग्रेस सरकार का, चाहे महेंद्र सिंह मालवीय उसके मंत्री रहे हो या अन्य व्यक्ति रहे हो, माननीय गहलोत जी का डिपार्टमेंट रहो, एक भी व्यक्ति उस मीटिंग में शामिल होने गया, इसकी गंभीरता दर्शाता है। यदि आप इसकी बात करें, ईआरसी बात करें, तो मैं सबसे पहले ईआरसी उद्गम पर चला जाता हूं आपके माध्यम से। देखिए 2000 माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी नदी और को जोड़ने की योजना लेकर आते हैं और माननीय सुरेश प्रभु जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होता है। कमेटी देश भर में 31 स्थानों को चयन करती, जिसमें राजस्थान का भी नाम था।
राजस्थान के इस प्रोजेक्ट को भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार की मुखिया माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में जब सरकार बनती है तो उसके बाद डीपीआर बनती है, और डीपीआर 50% के आधार पर बनती है। वेबकोर से वहां डीपीआर बनती है। डीपीआर को लेकर जब CWC मीटिंग होती है तो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में दोनों जगह सरकारें बदली हुई थी। माननीय कमलनाथ जी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के परम मित्र थे। वे उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 2019 की CWC मीटिंग में सबसे पहले इस बात का विरोध किया था। उस मुद्दे को लेकर विरोध किया, और विरोध के बाद ये देखिए, अब एक कटरा जी बोल सकते हैं केंद्र का मुद्दा था। देखिए आपको बताता हूँ, कटरा जी को बता देता हूँ और सबको दर्शकों को बता देता हूँ कि जल जो है वह हमेशा स्टेट का विषय होता है, और दो राज्यों के मध्य जल का समझौता है तो उसमें केंद्र की भागीदारी सिर्फ और सिर्फ समझौता पर करवाने की हो सकती है। लेकिन ये विषय उन दोनों राज्यों पर निर्भर करता है कि दोनों जल नीति किस प्रकार से, उनकी जल नीति क्या है, क्या समझौते, ये राज्यों को तय करना होता है। दोनों राज्यों में सहमति नहीं बनी और कमलनाथ जी ने बिल्कुल स्पष्टता के साथ मना कर दिया कि हम इस डीपीआर को नहीं मानते। उस डीपीआर को लेकर पिछले लंबे समय से दूसरी डीपीआर कमलनाथ जी की सरकार कितने दिन की रही सर? बहुत कम वक्त की रही ना। जितने देखिए CWC मीटिंग जब भी हुई उसमें मना कर दिया। उसके बाद जब भी मीटिंग बुलाई तो अशोक गहलोत जी ने कहा, और दोबारा डीपीआर बनाकर प्रस्तुत करने का काम यदि किसी का था तो निवर्तमान अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार का था। जैसे हमने अभी सरकार ने आते कहा कि हम डीपीआर दोबारा से बनवाएंगे और प्रस्तुत करेंगे केंद्र के सामने, और डीपीआर बैठकर फिर से बात करें। लेकिन डीपीआर को सचो डीपीआर प्रस्तुत करने में इस सरकार को 5 साल लग गए, क्योंकि इनको चुनाव में इस बात को मुद्दा बनाना था। इसलिए जनता की सेवा का संकल्प कांग्रेस का नहीं था, चुनाव को मुद्दा लेकर चलने का काम कांग्रेस ने किया। इसलिए ERC का मुद्दा अटकाए रखा कांग्रेस ने, और एक बार भी डीपीआर दोबारा बनाकर केंद्र को प्रस्तुत नहीं की। और आपको जानकर एक आश्चर्य भी होगा कि राजस्थान जनता को बता देना चाहता हूँ कि 10वीं मीटिंग माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत ने जयपुर में रखवाई। क्या आप दिल्ली के मैं आप यहाँ देखिए तो एक छोटे स्तर के नेता, एक अधिकारी ने माननीय एक दिन पहले रात को ये कहकर आने से मना कर दिया, माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी अपनी व्यवस्था चलते इस मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते, किसी अधिकारी को वहां भेज देंगे। ये गंभीरता कांग्रेस सरकार की ERC के मुद्दे को लेकर थी। तो निश्चित तौर पर हमने इस मुद्दे को लेकर 1 महीने में इसको शुरू करने का अभियान जो शुरू किया, इसके साधुवाद के पात्र माननीय बद्रीलाल जी, गजेंद्र सिंह जी, दोनों साधुवादियों को राजस्थान जनता के पानी की चिंता की, और हमने सभी 13 जिलों की चिंता की है, 3 जिलों की चिंता नहीं की। हमें वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी। हमारी राजनीति का विषय वोट बैंक नहीं है, हमारा विषय देश और प्रदेश की जनता की सेवा करना। चलिए उमेंद्र जी, नई कैबिनेट है, ज्यादातर जो चेहरे हैं, जब ये फिर माने कि लगभग पूरी कैबिनेट, एक किरोड़ी लाल जी को छोड़ दें तो बाकी सारे चेहरे बिल्कुल नए हैं। पहला, बहुत ज्यादा कोई कैबिनेट मंत्री के तौर पर अनुभव किसी के पास नहीं है, लेकिन अब जब उनको जिम्मेदारी दी जाएगी तो एक तरह से ये चुनौती भी है कि उस नई कैबिनेट से इस डबल इंजन की सरकार को रफ्तार देनी है। जो एक अनुभवी कैबिनेट होती है, जिनको पहले उनके पास ऐसा पोर्टफोलियो होता है, उनको पता है कि विभाग में किस तरह से कामकाज को पूरा करना है। क्या लगता है नई कैबिनेट किस तरह से अगले पूरे 5 साल तक इस राजस्थान को उस मुकाम तक पहुंचा पाए? क्योंकि सबसे बड़ी जो चुनौती है वो घाटा जो है उसको कम करना है। हर व्यक्ति पर, प्रति व्यक्ति जो घाटा है, जो कर्ज है, वो बढ़ा है पिछले 5 साल में, उसको कम करना। तो नई कैबिनेट के ऊपर ये कितनी बड़ी चुनौती नजर आती है आपको? देखिए प्रभात जी, जो नए व्यक्ति को दायित्व मिलता है तो मैं समझता हूँ उसको निर्वहन करने के लिए पूरी ताकत लगाता है। वो ये देखता है कि मुझे 100 में से 100 नंबर मिलने चाहिए, ऐसी कोई गलती नहीं हो जाए जिससे मुझ पे प्रश्न चिन्ह लगे। कोई भी काम कभी आपने भी पहली बार शुरू किया होगा, मैंने भी पहली बार शुरू किया। पत्रकारिता में मैं जब पहली बार आया तो मेरे सामने भी कई चुनौतियां थी, कई विषय सीखने को हुए। तो जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं ना, वो सब सिखा देते हैं। समय बड़ा बलवान है, सब सिखा देता है। तो हमको ये नहीं करना चाहिए नए हैं क्या करेंगे कैसे होगा, नहीं, नयों को मौका मिलना चाहिए। जब तक हम सेकंड लाइन नहीं खड़ी करेंगे तो हम कैसे कह सकते हैं हर व्यक्ति में योग्यता है। आज आपको बना दीजिए, मुझे बना दीजिए, हमें भी योग्यता है। जब हमें मौका मिलेगा तो उस मौके का फायदा मिलेगा, उस मौके को हम देख सकते हैं किस प्रकार का उपयोग करना चाहिए। जब हम किसी को मौका ही नहीं देंगे, हम कहेंगे नहीं साहब अनुभवी व्यक्ति है, इन्हीं को घुमाए जाओ, इन्हीं को घुमाए जाओ, इन्हीं को घुमाए जाओ, और वो नहीं होता है। नए सेकंड लाइन हमेशा खड़ी करनी चाहिए। मैं तो इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा बद्रीलाल जी को कि अलवर से 76 साल बाद में पहली बार मंत्री बनने का संजय शर्मा को मौका मिला। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने भी अलवर से शहर से किसी के विधायक को मंत्री नहीं बनाया। यानी 76 वर्ष बाद आज हमको अलवर के लोगों को मंत्री मिल रहा है, संजय शर्मा के मंत्री बने, तो अच्छी बात है। नए लोगों को आगे आना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि मैं तो यदि कभी मौका लगा मुझे
आपके माध्यम से, तो मैं तो इनके बड़े नेताओं को ये भी पत्र लिखूंगा कि जिस व्यक्ति को आपने 2 बार मौका दे दिया उसको तीसरी बार मौका मत दीजिए, चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, नए व्यक्तियों को आगे लाने का काम कीजिए। यदि हम देखिए नए लोगों को कहेंगे कि सब कोई व्यक्ति ना होता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ प्रभात जी, स्कूल का जो मॉनिटर होता है ना, वो पहली बार बनता है, वो भी सोचता है कि इस स्कूल में मेरा प्रभाव बने, मेरी क्लास का अच्छा नेतृत्व मैं बनूं, मैं अच्छा अपनी क्लास को सबसे ज्यादा मॉनिटरिंग कर सकूं। तो ये तो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री कोई भी बने, चाहे भारतीय जनता पार्टी का बने चाहे कांग्रेस का बने, उसका प्रयास ये होता है कि अच्छे से अच्छा सुशासन दे, अच्छे से अच्छा प्रशासन दे। अब देखिए भजन लाल जी बने, वो ये कार्यकर्ता में से निकला हुआ व्यक्ति है, जिसने जमीन से निकला हुआ कार्यकर्ता यदि मुख्यमंत्री बना है तो वो आम व्यक्ति की पीड़ा को भी समझेगा, आम व्यक्ति की भावना को भी समझेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अच्छा एक राजस्थान में मौका मिला है कि जो व्यक्ति हम कह सकते हैं राजस्थान में एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बना है, इसलिए ज्यादा उम्मीदें होगी, मुझे भी बहुत सी उम्मीदें होगी, आपको भी उम्मीदें होगी, लेकिन हम इन उम्मीदों को चाहते हैं कि आज ही उन उम्मीदों पे खड़े होते जाए। अभी आए हैं, मौका दो, ज्यादा जल्दी नहीं करें। देखिए कोई भी बात होता है, आज घर में भी कोई काम होता है ना, तो हम देखते हैं आज नए नए बच्चे हैं, कोई काम होता है, कोई व्यक्ति होता है, नए व्यक्ति को हम काम देते हैं, थोड़ा उसको धैर्य रखो। अभी हम कहें कि ये जादुई चिराग है, आज ही सब कर दो भैया, ऐसा नहीं है। कांग्रेस को भी एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इनको सहयोग करना चाहिए और ये कहना चाहिए देखो हमसे ये गलतियां हुई थी, हम इन गलतियों की वजह से हम सरकार में नहीं आ पाए, हमने वादे भी किए थे, हमने जो वादे किए ना चुनाव से कुछ समय पहले किए, आप ऐसे वादे मत करना, आप जनता से सही विश्वास करना, 5 साल तक काम करना। कांग्रेस को इनको सुझाव देना चाहिए, ये नहीं कि कौड़ी पे गुड़, कांग्रेस के नेता को भजन लाल जी को कहना चाहिए कि जैसे हमने कौड़ी के गुड़ लगाया वैसे आप कौड़ी के गुड़ मत लगाना, जिस प्रकार से हमने कहा कि बेरोजगारों को भत्ता दीजिए, आप इस प्रकार की घोषणा मत करना, वादा वही करना जो निभा सको, वादा किया है तो निभाना ही पड़ेगा, बात यह है। बिल्कुल सही बात है। और एक बड़ी चुनौती अभी तो आने वाले लोकसभा चुनाव भी हैं, विपक्ष को भी ये साबित करना होगा, क्योंकि ये राज्य इनके हाथ से विधानसभा चुनाव में तो निकल चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव में दूसरे राज्यों में एक उदाहरण के तौर पर इनको यहाँ से सीटें जीत दर्ज करवानी है, उसको लेकर विपक्ष में रहते हुए किस तरह से आवाज बुलंद करते हैं। और यही चुनौती, इनसे ज्यादा बड़ी चुनौती अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास है, भजन सरकार के पास है, कि वो अपने रहते हुए 6 महीने में ऐसी क्या कार्य योजना, काम करने का ऐसा कौन सा तरीका लेकर आती है ताकि उसका असर लोकसभा चुनाव में इनको देखने को मिले, क्योंकि यही आने वाले वक्त को, आने वाली दिशा को तय करेगा। लोकसभा चुनाव पूरे देश का भविष्य तय करने वाला होता है, इसलिए देखना होगा कि अब शुरुआती 1 महीने की जो रफ्तार है उसके बाद अगले 3-4 महीने में क्या रफ्तार पकड़ते हैं और किस तरह से अपनी जीत को सुनिश्चित कर पाते हैं लोकसभा चुनाव में, ये इन 6 महीनों के कार्यकाल पर निर्भर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार।